London Top Adda in partnership with Dabur Chyawanprash, Servocon, Dr. Ortho, Tourism Partner Gujarat Tourism, Celebration Partner Morpheus, Dare to Dream. कैमरा लेके सबॉर्डिनेट को डांटना, कैमरा लेके अपनी रील निकलवाना, फिर उसको ऑफिशियल काम का आप कर रहे हो, तब ये सब नहीं करना चाहिए. It is based on a true story of Manoj Kumar Sharma and Shraddha Joshi, but it is inspired by a million true stories. ये आपकी, मेरी, हम सब की कहानी है. आपकी और श्रद्धा मैम की स्टोरी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ. आज के टाइम पे वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती, वो सेल्फलेसनेस और वो ऑनेस्टी. आपकी उम्र अभी कम है. मुझे जो आशा है वो 18 से 30 तक के बच्चे से, क्योंकि वो बदल सकता है. वो कच्चा घड़ा है, उसको आप जैसे चाहेंगे वैसे ढाल सकते हैं. 30 के बाद आदमी की खुद की एक सोच बन जाती है जिसको बदलना आसान नहीं होता. क्योंकि मुझे बबलू भैया पसंद थे मिर्जापुर में, तो बबलू भैया मैंने भी सबसे पहले विक्रांत को मिर्जापुर में देखा था. आपके सामने ये रियल लाइफ के बबलू पंडित बैठे होते तो आप क्या करते? वाह, आपको लगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और वो रुकावट बनता है हमारे प्रोग्रेस के बीच में. अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो है, अगर तुमको बहुत जरूरी पोस्टिंग करनी है तो है. बालिका वधू का वो भोला भाला लड़का कहाँ गया, उसका विक्रांत रूप आ गया. वो कैसे? सर आईएएस और आईपीएस निकालने के लिए इश्क करना जरूरी है क्या? भाई साहब बहुत सही सवाल पूछा है, उत्तर भी सुन लो. शीतल अगर नहीं होती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता. उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दिया है ताकि मैं ऑडिशन जाके दे पाऊँ, और उसी दौरान मेरे को मेरी पहली फिल्म का ऑडिशन मैंने क्रैक किया. बम्बई में जुहू एक इलाका है, वो बहुत ही पॉश एरिया है. वहाँ पे समंदर के सामने एक कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी. 8 महीने मैं वहाँ पे काम करता था. बाथरूम में हार्पिक लगाना, टिश्यू लगाना, बाथरूम दिन में 4 बार सुखाया है कि नहीं, वो मेरा काम होता था. देखो मैंने फिर तुम लोगों की खातिर एंकर हटा दिया है. एंकर लल्लन टॉप के स्टूडियो में और न्यूज़ रूम में खूब सवाल पूछ लेते हैं. आज लल्लन टॉप के दर्शक ही एंकर हैं. नमस्ते सर, मेरा नाम नितिन शर्मा है और मेरा सवाल मनोज सर से है. मैं भी सर, सौरभ सर उरई से हूँ, मैं भी उरई से हूँ मैं भी. थैंक यू सर, थैंक यू सर. ये इतनी कमाल की उपलब्धि है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ. फ्रॉम माय होम टाउन. जी मनोज सर, जैसे 2004 में आपका सिलेक्शन हुआ था, उससे पहले का जीवन आपका बहुत स्ट्रगल करा है. मैंने उपन्यास भी पढ़ा है 2-3 बार, और फिल्म तो जब भी देखता हूँ आंखें नम हो जाती हैं. 2004 के बाद का जो आपका स्ट्रगल है, 2004 से पहले का, उसमें क्या आप चेंजेस देखते हो कि मतलब उसके बारे में थोड़ा सा बताइए दोनों को. थैंक यू. थैंक यू बॉस. स्ट्रगल तब का तुमने मूवी देख ली है तो उससे बात करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद तुम्हें पता नहीं है क्या है. उसके बाद सर्विस में आने के बाद बहुत सारी चीज़ें मिल गई. गाड़ी मिल गई, घर मिल गया. उसके बाद आपके आसपास लोग बहुत ज़्यादा मिल गए. आप ज़िले में एसपी बनते हैं तो आप जो बोलते हैं वो होता है. तो बहुत कुछ बदला. पहनने के लिए एप्पल की वॉच बदली, कपड़े बदले, सब बदला है. पर हाँ, एक चीज़ जो पहले भी थी और अब भी है वो बराबर है, और वो है आप जो हम बोलते हैं बार बार चिर संघर्ष. वो कभी ख़त्म नहीं होता. आप कहीं रोटी के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, फिर आप अपने सिद्धांतों के लिए संघर्ष कर रहे होते हैं, लेकिन संघर्ष तो करना पड़ता है, बिना उसके कुछ नहीं मिलता. बस एक ही चीज़ बदली नहीं है, वो है संघर्ष. वो वैसा का वैसा ही. पीछे से बहन जी, आपके पास माइक है, थोड़ा उपकृत करिए लोगों को. और लड़कियों को भी खूब सवाल पूछने हैं, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आगे बढ़ना है. ठीक है, तो एक सवाल लड़के से, एक सवाल लड़की से. प्रणाम सर, जय हिंद सर. मनोज सर, मेरा सवाल आपके लिए है. सर, एज वी हैव दिस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द आर्मी ऑफिसर्स और द डिफेंस फोर्सेस, डू वी हैव दैट कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द सिविल सर्वेंट्स? जैसे विकास सर ने भी खंडन किया था कि कैमरा लेके जाके सबऑर्डिनेट्स को डांटते हैं, तो उस तरीके से उनका मोरल डाउन होता है. डू वी हैव दैट काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट और नॉट? थैंक यू. आपका ये सवाल एक बार और न्यूज़ रूम में हो चुका है. तभी मैंने वही बोला था और अभी वही बोल रहा हूँ कि कैमरा लेके सबॉर्डिनेट को डांटना, कैमरा लेके अपनी रील निकलवाना, फिर उसको ऑफिशियल काम जब आप कर रहे हो तब ये सब नहीं करना चाहिए. ऑफिशियल काम और अलग व्यक्तिगत काम में अंतर है. आप व्यक्तिगत काम कर रहे हो तो कोई आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन जब आप सरकारी काम कर रहे हैं और जब आप देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो उस समय ये सब करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है. और मुझे लगता है कि वो सब करना भी नहीं चाहिए, और कुछ लोग करते हैं तो दिक्कत आती है उनको. अगला सवाल.
उनको पीछे दीजिए, वो पीछे 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 पीछे, वो वाइट कपड़े में, हाँ इनको दीजिए। हेलो सर, मेरा सवाल जोर से बोलिए। हेलो, मेरा नाम अंजलि राय है और मेरा सवाल विक्रांत सर से है। सर, मुझे ये जानना है कि जब आप रोल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने स्टोरी सुनने के बाद थोड़ा बहुत सर से बात करके उनका लहजा वगैरह पकड़ने की कोशिश करी, या स्टोरी के बाद आपने खुद से पूरा सोचा कि कैसा आवाज़ होनी चाहिए या कैसा पूरा बात करने का सारा तरीका वगैरह जो भी होना चाहिए? पूरी प्रिपरेशन आई वांट टू नो हाउ यू प्रिपेयर्ड फॉर इट। जी, जब किताब पढ़ी सबसे पहले, स्क्रिप्ट से पहले मुझे विधि विनोद चोपड़ा जी जो हमारे निर्देशक निर्माता हैं इस फिल्म के, उन्होंने मुझे किताब दी। तो किताब पढ़ने के बाद जब हमने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया तो ये चीज़ बड़ी क्लियर थी कि हम इमिटेशन नहीं करेंगे कि मनोज सर चलते कैसे हैं, बात कैसे करते हैं। हम एग्जैक्ट बायोपिक नहीं बना रहे हैं, क्योंकि हमारा पहले दिन से ये मानना था, और आपने पोस्टरों पे भी देखा होगा, हमने बहुत प्रचार भी किया है इस चीज़ का, कि इट इज़ बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी ऑफ मनोज कुमार शर्मा एंड श्रद्धा जोशी, बट इट इज़ इंस्पायर्ड बाय अ मिलियन ट्रू स्टोरीज। ये आपकी, मेरी, हम सब की कहानी है। ये उन हज़ारों मनोजों की, हज़ारों श्रद्धाओं की कहानी है। तो एक उस जगह का जो एक इम्पोर्टेंस थी, वो लहजा वहाँ का पकड़ना ज़रूरी था। लेकिन मेरे लिए मनोज सर की तरह बात करना या उनकी तरह चलना या उनकी तरह देखना ज़रूरी नहीं था। वी वॉन्टेड टू कीप इट वेरी ऑर्गेनिक एंड ओरिजिनल। तो इट वॉज अ मिक्स ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स। और फिल्म मेकिंग में बहुत सारी चीज़ें आप अमेलगमेट करते हैं और बनाते हैं, एक सिनेमा बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि लैंग्वेज को लेके एक पेक्यूलियरिटी है वहाँ की, चंबल रीजन की, ग्वालियर रीजन की, उसको हमने बरकरार रखने की कोशिश की है। लेकिन हमने मनोज सर को, या ख़ास तौर पे मैंने मनोज सर को इमिटेट करने की कोशिश नहीं की है। पीछे भी निकल जाइए, पीछे भी। और किसका सवाल है? हेलो सर। हाँ सर, मेरा सवाल मनोज शर्मा सर से है। सर, मैं कहाँ पे हैं आप? जरा इधर दिखिए तो। जी हाँ, बताइए, नाम बताइए। सर, मेरा नाम अन्या है। मेरा सवाल मनोज सर से है। सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी और श्रद्धा मैम की स्टोरी से मैं बहुत इन्फ्लुएंस हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज के टाइम पे वो चीज़ें क्यों नहीं दिखती, वो सेल्फलेसनेस और वो ऑनेस्टी एक रिलेशनशिप में। आपकी उम्र अभी कम है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसे हजारों लाखों उदाहरण सामने आएंगे जो इसी तरह की ऑनेस्टी के साथ जी रहे हैं। और ये आपको बता दूं मैं कि दुनिया का चलायमान तत्व भूख भी है, और दूसरे नंबर पर प्रेम ही आता है। जिसको प्रेम हुआ है उसको कोई समझ में, गणित समझ में नहीं आता। गणित से कोई प्रेम होता नहीं है। और इसलिए आप यकीन मानिए, जो लोग प्रेम में हैं वो लोग ईमानदार होने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, और अगर नहीं है तो वो सच में प्रेम में नहीं है। प्रेम जब होता है ना तो ईमानदारी अपने आप आपके अंदर आ जाती है। जी, अगला सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल मनोज सर से है। मेरा नाम तेज बोलो, खा के नहीं आए हो। गला बैठ रहा है भैया। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, आप आज DIG हैं और आपके पास सब कुछ है एक तरह से, जो एक IAS बनने के बाद होता है, IPS बनने के बाद होता है। तो मेरा सवाल ये है कि आप ऐसा क्या बदलाव चाहते हैं जो हमारे लिए, समाज के लिए और देश के लिए जरूरी है? बहुत सारी चीज़ें आपके सामने भी, आजकल इलेक्शन भी हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, गरीबी भी, सब कुछ है। 1947 से ये देखते आ रहे हैं, 2023 हो गया। 2023 में समझ में आ गया। बदलाव। हाँ, ठीक है। बहुत गहरा सवाल पूछा है तुमने। पर उसका उत्तर ये है कि मेरे को अगर आप पर्सनल पूछें कि क्या बदलाव लाना चाहता हूँ, तो मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, मुझे जो आशा है वो 18 से 30 तक के बच्चे से है। क्योंकि वो बदल सकता है, वो कच्चा घड़ा है, उसको आप जैसे चाहेंगे वैसे ढाल सकते हैं। 30 के बाद आदमी की खुद की एक सोच बन जाती है जिसको बदलना आसान नहीं होता। तो मेरा आपसे बोलना है कि जो 18 से 30 की जो टाइम है उसमें एक ही चीज़ सीखना है कि ईमानदारी कैसे रखनी है। अगर आपने ईमानदारी पढ़ाई में रखी, रिश्तों में रखी, अपनी नौकरी में रखी, अपने काम में रखी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप पूरी मूवी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मनोज सिर्फ एक ही काम करता है कि जो कर रहा है उसको ईमानदारी से करता है, शिकायत नहीं करता किसी से। उधर राइट साइड में। जी, गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम अरण्या है। थोड़ा तेज अरण्या। मेरा नाम अरण्या है। हेलो सर, विक्रांत सर। सो मेरा एक ही क्वेश्चन है कि पूरे फिल्म में आपने लास्ट में जो आपका इंटरव्यू रहता है उसमें आप इंटरव्यू के दौरान ये बोलते हैं
कि अगर मेरा लास्ट अटैम्प्ट क्लियर नहीं हुआ तभी भी मैं जो कर रहा हूँ, मेरा मेन एम जो है वो श्योरिटी है कि मैं कुछ अच्छा ही करूँगा और मैं लोगों की तरफ उनको ईमानदारी सिखाऊंगा। तो क्या आपका सच में एम यही था कि आपका लास्ट अटैम्प्ट अगर क्लियर नहीं होता तो इतनी ही श्योरिटी के साथ आप वही करते जो कर रहे होते? आपका सवाल विक्रांत जी से है या मनोज जी से? विक्रांत सर को मैंने जस्ट हेलो बोला क्योंकि वो साथ में है। अच्छा Alright, thank you. Hello. जी क्योंकि मुझे बबलू भैया पसंद थे मिर्जापुर में, तो बबलू हेलो सर। भैया। अच्छा, कितने लोगों ने मिर्जापुर देखी है? ठीक बात है, तब तो बबलू भैया को सब विक्रांत सर, जानते आप हैं। एक बार हेलो अरण्या भी बोल दीजिए। ठीक है मनोज जी। मिर्ज़ापुर है ही ऐसा कि कोई छोड़ ही नहीं सकता उसको। मैंने भी सबसे पहले विक्रांत को मिर्ज़ापुर में देखा था और बार बार लग रहा था कि सेकंड सीजन में भी आना चाहिए था। हाँ, इस बात का तो दुख है। हाँ अनन्या, आपने जो बात पूछी ना वो अच्छी बात पूछी। देखो मैं फिर बोलता हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है ये तय करना पड़ेगा। और उद्देश्य कभी कुछ बनना नहीं होता, वो एक रास्ता होता है, पड़ाव होता है। फिर उसके बाद आपको जो मूल लक्ष्य है वो अलग होता है। तो आप अगर सिलेक्ट नहीं भी होते तो भी आपके पास काम करने के लिए बहुत अलग अलग फील्ड रहती हैं जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा बोलना है कि जो बच्चे यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं या एमपीएससी कर रहे हैं या स्टेट सर्विस कर रहे हैं, उनको दिमाग में हमेशा एक बात रखना चाहिए कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई समाज को कुछ देना है। समाज में देने का रास्ता ये है। अगर इस रास्ते से सफल नहीं हो पाए दूसरे रास्ते से देंगे, तीसरे रास्ते से देंगे। इसलिए प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी सब होना चाहिए हमारे पास। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम बस एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। उधर से सवाल लीजिए जरा, वो बहुत देर से चाहती हैं, माइक दीजिए। हेलो सर। हेलो सर। एक सेकंड, बारी बारी से रुक जाइए जी। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन आईपीएस मनोज शर्मा सर से है। सर मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और बचपन से मेरा ये ड्रीम रहा है। बट सर मैं जब बीए में फर्स्ट ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ तो सब कहते हैं बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी नहीं है। और बाकी को देख के किसी के 4th अटैम्प्ट है, 5th अटैम्प्ट है तो थोड़ा डीमोटिवेट होता है। और एक बार जब ज़्यादा डिमोटिवेशन जब होता है जब कहते हैं क्या ही होगा बीए वो करके, फिर आपके पास इतना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाएगा, कहाँ से बदलाव ला पाओगी। तो सर आपको लगा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और वो रुकावट बनता है हमारे प्रोग्रेस के बीच में? इंटरफेरेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप ज़बरदस्ती लेना चाहें। आप लेना चाहेंगे तो है, अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो है, अगर तुमको बहुत ज़रूरी पोस्टिंग करनी है तो है। लेकिन अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग बहुत होशियार होते हैं, बोलते हैं ठीक है यार ये ईमानदार आदमी है, से ईमानदारी काम कराओ। सब लोग समझदार लोग हैं दुनिया में, आप चिंता मत कीजिए, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आराम से सब सारे लोग काम करते हैं, सबकी ज़रूरत है वहाँ पर, कोई टेंशन मत लो। आगे वालों से भी पूछिए, मैं बहुत धैर्य पूर्वक सुन रहे हैं। हेलो सर, मेरा सवाल मनोज सर से है। मैं विक्रांत सर से बात करना चाह रही हूँ। एक सेकंड जी, प्लीज मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि बालिका वधू के वो प्यारे से भोले वाले से विक्रांत रूप आपने धारण कर लिया जब आसीन दिलरुबा और गेस्ट लाइट में देख करके आपका वो रूप तो एकदम अलग है। वो कैसे चेंजिंग कैसे आई आपके में? जी दोबारा आप प्लीज थोड़ा तेज मैम, थोड़ा तेज ऊंचा बोलिए बिंदास। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि बालिका वधू का वो भोला भाला लड़का कहाँ गया, उसका विक्रांत रूप आ गया अभी, वो कैसे? देखिए मैं अभिनेता हूँ, अलग अलग रूप धारण करना मेरा काम है। और बस और क्या ही कहूँ मैं, मतलब वो जब जब बबलू पंडित बनना होता है तो बबलू बन जाते हैं, जब मनोज कुमार शर्मा बनना होता है तो मनोज कुमार शर्मा बन जाते हैं। पीछे से हेलो विक्रांत सर एंड हेलो मनोज सर। मेरा सवाल मनोज सर से है कि आप पहली बार श्रद्धा मैम से कब, कहाँ और कैसे मिले थे, उस दृश्य का थोड़ा सा वर्णन कर दीजिए। गेस्ट इन द न्यूज रूम देखा करिए आप लोग। ओके मैं ट्राई करूंगा, पर सर के मुंह से सुनना चाहूंगा एक बार। जी बहुत लंबी कहानी है मेरे भाई, कहाँ से शुरू होगी कहाँ ख़त्म होगी। बस इतना तुम याद रखो, मिलने की जगह महत्वपूर्ण नहीं है, मिलते समय आंखों में ये आशा आना चाहिए कि यही वो लड़की है जो ज़िंदगी में आगे जा सकती है। इधर इधर आगे आ जाओ जरा, आगे आ जाओ। हाँ उधर से है। सर मेरा सवाल मनोज सर से है कि ये यूपीएससी में आईएएस कहाँ से पूछ रहे हो भाई? इधर सर इधर हाँ सर, आईएएस और आईपीएस निकालने के लिए इश्क करना जरूरी है क्या? बहुत गंभीर सवाल पूछा है। आईएएस और आईपीएस बनने के लिए इश्क करना जरूरी है क्या? भाई साहब बहुत सही सवाल पूछा है, उत्तर भी सुन लो, बहुत जरूरी है।
लेकिन वो इश्क किससे करना है? किताबों से करो, अगर करना है तो माँ बाप से करो, अगर नहीं तो किसी एक ऐसे आदमी के लिए जिसके लिए सब कुछ कुर्बान कर देने की दम है, उसके लिए करो। इनमें से कोई नहीं मिल रहा है तो प्रेमिका के लिए करो, कहीं तो करो। इसलिए तुमको जुनून तो लाना पड़ेगा, और वो जुनून का इनाम इश्क है, किसी से भी कर सकते हो तुम। माइक ऐसे मत दीजिए, जब माइक बोलूंगा तब दीजिएगा। हाँ, आप गुड इवनिंग दीजिए, सर। बताइए। सर मेरा नाम तोशिबा खान है। तो अभी मैं सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर थोड़ा रही हूँ, ऊंचा क्योंकि बोलिए, तोशिबा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक कंप्लीट किया है, फिर मास्टर्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स 6 किया। 3 साल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की है। सब कुछ छोड़ के एट द एज ऑफ 30 मैं आपकी जो स्टोरी है उससे इन्फ्लुएंस, मतलब मेरी लाइफ में यूपीएससी इसी के थ्रू आया। बट सर अभी बस मैं अभी अकेली ही चल रही हूँ, मतलब इन द सेंस नहीं सर, मतलब एक मोटिवेशन होता है ना, ज़रूरी नहीं है कि आपको यूपीएससी, आपको सोशल वर्क करना है। उससे पहले भी आप काफ़ी काम कर रहे थे। जैसे मैंने बताया, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर थी, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन होता है ना कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा टर्निंग पॉइंट, चाहे कोई इंसान ऐसा आता है जो आपको उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस करता है, फिर बाद में हो सकता है उसकी सिचुएशन ऐसी रही कि वो इस टाइम मेरे साथ नहीं है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए? और पढ़ाई में भी मेरा थोड़ा सा वो चीज़ लैग करी है, क्योंकि वो बेस था मुझे उस चीज़ को पाने के लिए। तो बस यही सवाल है सर। आपने किताब में एक लाइन पढ़ी होगी, बड़ी प्यारी लाइन है। वो ये है कि प्रेम एक तरफा किया जाए तो भी प्रेम ही होता है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरा आदमी करे ही करे। और अगर आपको आगे बढ़ने की इच्छा है, लालसा है, तो कोई चिंता मत करो। जो छोड़ा है, छोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता। आप वो काम करो जिसमें मज़ा आता हो। तो पढ़ाने मज़ा आता है तो पढ़ाओ, अगर सिविल सर्वेंट बनने मज़ा आता है तो वो करो। कोई भी आदमी, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मैं बचपन में पहले मैं कपिल देव बनना चाहता था, क्रिकेट देखता था तो फिर मुझे लगा नहीं अमिताभ बच्चन बनना चाहिए, फिर मुझे लगा कि नहीं सिविल सर्वेंट बनना। तो वो चीज़ें बदलती रहती हैं। आप निश्चिंत रहिए, आप सिर्फ मेहनत करिए, जो आपको पाना है उसके लिए मेहनत कीजिए। जी पीछे से। हाँ पूछो भाई साहब। हेलो, जय हिंद सर। मेरा सवाल मनोज सर से है। सर आप ग्रामीण अंचल से होने के बाद 12th में फेल होने के बाद आईपीएस बने सर। वो ईयर था 2004 का सर। सर आज भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में सर बच्चे लोग 2nd डिवीजन या 3rd डिवीजन पास होते हैं सर 12th में। क्या सर उनके लिए यूपीएससी आसान हो सकती है सर? क्योंकि और देखा जाए तो यूपीएससी सवाल पूछिए। सवाल सर मैं समझ गया तुम्हारा सवाल ये है कि आंचलिक, ग्रामीण आंचलिक होते हुए, कमजोर होते हुए भी कैसे किया जाए, बरोबर ना? बिल्कुल, यस सर। या थैंक यू। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। ये जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं विक्रांत भाई, इनमें से 90% वो बच्चे हैं जो छोटे छोटे घरों से आए हुए। 90% वो बच्चे हैं जिनके सपने बड़े हैं, लेकिन जिनके पास आर्थिक रूप से उतनी ज़्यादा ताकत नहीं है, क्योंकि तभी तुम आए हो। नहीं तो बाकी जिनके पास सब कुछ है वो यहाँ नहीं आते हैं, वो टीवी पे अपने एसी रूम में बैठ करके देख लेंगे इसको। तुम्हारे अंदर कुछ पाने की इच्छा है तो मेरा बोलना यह है कि तुम कभी भी ये मत सोचो कि हम ग्रामीण अंचल के हैं इसलिए कमज़ोर हैं। मैं बार बार कहता हूँ और अभी फिर कह रहा हूँ कि तुमको जो नॉलेज है वो किसी को नहीं है, क्योंकि तुमको आता है दूध कैसे दुहा जाता है, तुमको आता है गन्ना कैसे रुपाई होती है, तुमको आता है कि गेहूँ कैसे काटा जाता है, तुमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो उन लोगों को नहीं आती जो एरिस्टोक्रेट हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुम अपने गांव के कम से कम 150 लोगों के नाम जानते होगे, उनके बच्चों के नाम जानते होगे, उनके बच्चों की शादियां कहाँ हुई है ये जानते होगे। तुम्हारी नॉलेज कहाँ से कम हो गई? इस दुनिया में वही नॉलेज वाला आदमी है जिसको आदमी को पढ़ना आता है, और आदमी को पढ़ना आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। जी आप कमज़ोर मत समझो अपने आप किसी हालत। विक्रांत मैसी से सवाल किसको पूछना है? हाँ दीजिए, माइक दीजिए। उधर वो लाल में। हेलो विक्रांत सर। हेलो मनोज सर। सर मेरा नाम सौम्य है। सर जैसा कि मूवी में एक माइक पास लाओ। सर जैसा कि मूवी में एक डायलॉग है, तुम अगर आई लव यू बोल दो तो मैं दुनिया पलट दूं। तो सर आपके स्ट्रगलिंग फेज में सर ऐसा कुछ हुआ था या जिससे आपने मतलब मोटिवेट भाई साहब किया? ये पूछ रहे हैं कि आपने अपनी पत्नी को ये कब कहा था विवाह से पहले कि तुम अगर आई लव यू बोल दो तो मैं दुनिया पलट दूं? यही सवाल है जी। सर ये मेरे साथ मेरे निजी जीवन में हुआ है ये। और शीतल जो मेरी धर्मपत्नी है वो मेरे साथ 1 दशक से साथ में है। शादी हमारी 2 साल पहले हुई। और जैसे मनोज सर के जीवन में श्रद्धा मैम रही हैं, जो उनकी नींव रही हैं, उनकी मार्गदर्शक कह सकते हैं रही हैं, वैसे ही बिल्कुल मेरे जीवन में भी शीतल अगर नहीं होती तो आज शायद मैं यहाँ नहीं होता।
वो मैं लास्ट चीज़ कहूँगा, वो मेरे जीवन में जब आई तो मैं टीवी में काम करता था। मैंने सोचा कि यार मैं अपने आप को सिनेमा में एक मौका देना चाहता हूँ। मैं बड़ा खुश नहीं था, टीवी का जो कंटेंट बन रहा था बड़ा ही रिग्रेसिव था। तो जब मैंने वो जॉब छोड़ा, मेरी सेविंग्स पूरी 1-1.5 साल में ख़त्म हो गई। तो लगभग 5 महीने उन्होंने मुझे पॉकेट मनी दिया है ताकि मैं ऑडिशन जाके दे पाऊँ, और उसी दौरान मेरे को मेरी पहली फिल्म का ऑडिशन मैंने क्रैक किया। तो जैसे मैंने कहा वो नहीं होती तो शायद मैं आपके सामने यहाँ नहीं विक्रांत बैठा भाई, ये निबंध वाला सवाल है यूपीएससी का, शॉर्ट में जवाब नहीं देना है। कैसे मिले, जरा विस्तार से बताइए, लड़कों को 2-4 टिप्स दीजिए। सर बड़ा फनी किस्सा है एक्चुअली ये। 2-2.5 मिनट लूँगा मैं। मेरा एक दोस्त है, वो नई दोस्ती हुई थी, वो मेरे घर आया था मुझसे मिलने के लिए, बड़ा ही एक्साइटेड था। तो मुझे कहता है कि अरे विक्रांत भाई यार एक लड़की मिली है, वो बड़ी सुंदर है, शीतल नाम है उसका, मैं आपको मिलवाना चाहता हूँ उससे। तो मैंने कहा ठीक है, मिलवा लो। तो अगले दिन वो शीतल को घर लेके आए। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या तुम्हारा कुछ रुझान है इनकी तरफ? कहते नहीं, सुंदर बहुत है, मैं सिंगल हूँ, ये भी सिंगल है, मैं देखता हूँ अगर हमारा कुछ होगा तो। अब ना वो जानता था ना मैं जानता था कि चौथी मुलाकात में हम दोनों को इश्क हो जाएगा एक दूसरे से। तो मुझे बड़ा गिल्ट हुआ। तो मैंने उनसे बात की, मैंने उनसे कहा कि देखो यार, मिलवा तो तुम रहे थे मुझे, लेकिन टाका तो मेरा भिड़ गया है यहाँ पे। तो बात तब की है, तब हम मिले, और हम तीनों आज भी अच्छे दोस्त हैं। और आज जैसे मैंने कहा, शीतल मेरी लाइफ पार्टनर है। और पहली बार वो घर आई थी सर, अपना फल फ्रूट लेके आई थी, बड़ा डाइट वाइट करती थी वो तभी। तो घर में घुसते ही उन्होंने कहा कि क्या तो तुम्हारे घर में नमक है, चाट मसाला है? मैंने कहा कि हाँ है, क्या चाहिए आपको? तो वो संतरा लेके आई थी अपने साथ 2। तो वो संतरा खाने बैठ गई। मैंने बोला तुम घर के पराठे खाओगी आलू के? बस आलू के पराठे खिला के लड़की को पटा लिया मैंने सर। और विक्रांत की वाइफ भी पहाड़ी है और श्रद्धा भी पहाड़ी है। आप दोनों ने ये कहा और लड़कों ने बैठे बैठे पहाड़ की बस बुक कर ली। लेकिन मतलब ऐसे कोई दूसरा बुरा ना माने, मैं खुद बम्बई शहर का हूँ, लेकिन पहाड़ी लड़कियां ना बड़ी मजबूत होती हैं सर, बहुत ही कमाल होती हैं वो। जी बिल्कुल। कहीं भी जहाँ पर भौगोलिक परिस्थिति मुश्किल हो, वहाँ पे जो भी लड़के लड़की निकलते हैं, जो कि उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो उनके व्यक्तित्व में वो मजबूती आ जाती है। जी इधर एक आगे भी माइक दीजिए। हाँ आएंगे, सबके साथ न्याय होगा, चिंता मत करो, हम खड़े हैं यहाँ। तो पहले तो आप तीनों को नमस्कार। मैं भोपाल से हूँ। मैं फ़िलहाल जामिया में एक स्टूडेंट हूँ, फार्मासिस्ट का, फार्मेसी का फार्मा का। तो मेरा सवाल आप तीनों से ही यही है कि जब से मूवी आई है तब से सब इश्क की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमने जब मूवी स्टार्टिंग में फेज़ में देखी थी, तब जो ईमानदारी का पहला पार्ट है वो आपको आपके पापा से मिला। तो मेरा सवाल आप दोनों से यही है कि आपके पापा का क्या रोल रहा है। इस पर एक चीज़ कहूँगा कि जब मोहब्बत का काजल आँखों में पड़ता है तो पापा के पैर के छालों पर नज़रिया थोड़ा धुल्ला पड़ जाता है। तो प्लीज़ ये बात बताइए, क्योंकि आज के यंगस्टर्स बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। जी थैंक यू। नहीं, अच्छा आपने माइक दिया था क्या? अच्छा। तुम्हारी बात सही है। जो आपने मूवी देखी होगी, किताब पढ़ी होगी, विक्रांत का देखा होगा, पापा ही वो ताकत हैं जिन्होंने ये ईमानदारी की ताकत दी। और वो ईमानदारी की ताकत थी जिस जो तब से लेकर लगता अभी तक चल रही है। आपने एक सीन देखा होगा पिक्चर में, जब विक्रांत के रूम पर चक्की पर फादर आते हैं, और फादर आने के बाद फादर निराश है और उनको लग रहा है कि शायद अब जीत नहीं पाएंगे, और तब विक्रांत बोलते हैं उनसे कि ऐसे हार भी तो नहीं माने। और वो ऐसा सीन है जहाँ पर एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को ईमानदार होने के लिए आगे ला रही है, और दूसरी पीढ़ी बोल रही है कि आप चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूँगा। आपने पूरी मूवी देखी होगी, विक्रांत बार बार एक सेंटेंस बोलता है, मैं मैनेज कर लूँगा, मैं मैनेज कर लूँगा। तो वो दौर था जब मैं अपनी बात बताऊँ कि मैंने कितनी बार डायरी लिखी, कितनी बार पत्र लिखे, लेटर लिखे अपने फादर को कि पापा दिक्कत चल रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, खाने को नहीं है, एक टाइम खा रहे हैं, क्यों लड़ रहे हो आप, कुछ तो करो यार, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन मैंने कभी पोस्ट नहीं किए, वो कभी पढ़ाए नहीं उनको, क्योंकि मैंने तय किया था कि इस आदमी से कुछ मांगूंगा नहीं जब कुछ भी हो जाए,
इसको अपनी ईमानदारी की लड़ाई लड़ने दूंगा। और वो ईमानदारी की लड़ाई ऐसी थी जिसमें कभी कोई किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं था, और वो ईमानदारी की लड़ाई है जिस कारण से हम सब जो आज स्टेज पे हैं वो सारे के सारे अपने अपने फादर को अपना हीरो मानते हैं, अपना आदर्श मानते हैं। मुझे लगता है विक्रांत का भी सेम इसमें, विक्रांत के घरवालों से मिला हूँ, विक्रांत का भी सेम अनुभव रहेगा। प्लीज़ विक्रांत। बिल्कुल, शुरुआत परिवार से ही होती है, मेरा मानना है। बैठ जाइए भाई साहब। मेरे घर में भी बहुत ही न्यूक्लियर फैमिली है, जैसे शहरों में होती है। हम दो, हमारे 2 पेरेंट्स हैं, एक बड़ा भाई है। तो मेरे फादर भी मेरे हीरो हैं, आज भी हैं, क्योंकि और जैसे सर ने कहा कि हम बड़े लाइक माइंडेड लोग हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हम एक प्लेटफॉर्म पे आके मिले और एक बहुत गहरा रिश्ता हमारा बना है। ईमानदारी की लड़ाई उनकी भी रही है पूरे जीवन, और कई बार जैसे फिल्म का उदाहरण देके सर ने बताया, मौके आते हैं, जीवन है, आप कमज़ोर पड़ते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि मोहब्बत के काजल से जो पिता की एड़ियों के छाले हैं वो धुंधले पड़ जाते हैं। ये चीज़ बार बार अपने आप को आपको याद दिलानी होती है कि जो वो गिनती के मुट्ठी भर आपके 4-5 लोग हैं जो आप हैं उनकी वजह से हैं, उनको कभी भूलना नहीं है। पैर अपने हमेशा ज़मीन पे टिकाए रखने हैं, नज़रें हमेशा नीची रखनी है और सोच ऊंची रखनी है, बस। थैंक यू जी। पीछे, हाँ, इनको बहन जी को दे दीजिए, लाल कमीज के पीछे। क्या कर रहे हो? न्याय नहीं हो रहा है। होगा होगा होगा, अभी अदालत बर्खास्त नहीं हुई है, धैर्य रखो। नमस्कार विक्रांत सर। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आईपीएस सर से मेरा सवाल है। सर, आपने अभी कुछ देर पहले एक पाथ की बात करी कि जब इंसान को कुछ बनना होता है तो कोई पोस्ट नहीं, एक पाथ होती है। तो आपके जीवन की मतलब क्या पाथ रही इस और इतने आपके करियर में क्या, किस हद तक आप उसे अचीव कर पाए? देवी जी, इसके लिए आपको 12th फेल किताब पढ़नी होगी और 12th फेल फिल्म देखनी होगी। और ये फिल्म क्या भूमिका निभाती है उस पाथ में आपकी? मैं आपको जवाब दे देता हूँ, मैं इनका प्रवक्ता लगाऊं आज। आप फिल्म देखेंगी तो आपको ये समझ में आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, विक्रांत की ज़िंदगी में, मनोज की, आप सबकी ज़िंदगी में, है ना। सवाल ये है कि क्या आप लगातार उन मुश्किलों के पार जाने का हौसला रखते हैं। बार बार वो अटल बिहारी की पंक्ति कहते हैं, किताब में भी फिल्म में भी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। बाकी आपका जो सवाल है पूरी किताब में और पूरी फिल्म में उसी का जवाब देने की कोशिश की गई है। जी, और कोई सवाल? हाँ, इनको दीजिए भाई माइक। इतने उत्साह से उठे, हमको लगा ये सरगई बुक्का की तरह ऊपर न लड़ जाएं। पूछो। जय हिंद सर। मनोज सर, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। वो चीज़ मुझे मतलब वो उसके बारे में मूवी में नहीं बताया गया, जो आपके एक दोस्त थे जो आपको दिल्ली लेकर आए थे रेलवे स्टेशन से, वो आखिरी में उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर दी। उनके चारों जो उनके ऑप्शन थे जो वो 4 बार दे सकते थे वो नहीं हो पाए, IAS नहीं बन पाए। फिर उन्होंने आखिरी में जर्नलिस्ट बनना चाहा। क्या वो जर्नलिस्ट बन चुके हैं आपके दोस्त? भाई साहब, आपको नया किताब पढ़ी हो तो वो किताब लिखने वाले अनुराग पाठक हैं, जो कि वही पांडे हैं। किस्सा कोता ये है कि जो दोस्त पूरी किताब में विलेन के तौर पे नज़र आता है, अंततः उसी दोस्त ने इस कहानी को पूरी दुनिया को बताया। और एक पोल और खोल देता हूँ। जो वो दोस्त है वो कई दोस्तों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो इनका गैंग था उसमें एक बड़े पत्रकार बने टीवी के, और जिन्होंने किताब लिखी है वो सेल्स टैक्स में, जीएसटी में, जीएसटी में अधिकारी हैं वो। तो सब अपने अपने धाम लग गए हैं, कुल मिला के बात है ये। जी हाँ, अरे तो माइक वहाँ किसके पास है? जी पूछ। सर नमस्कार, मेरा नाम नितिन तिवारी है, मैं एयरफोर्स में हूँ। माइक पास रखिए। सर नमस्कार, मैं नितिन तिवारी, मैं एयरफोर्स में हूँ। मेरा क्वेश्चन आप दोनों से ही है सर, एक एक छोटा छोटा। विक्रांत सर, आपको रियल लाइफ में हम लोग काफ़ी देखते आए हैं, तो क्या रियल लाइफ के कुछ क्वालिटीज़ आपके रियल लाइफ में भी हैं? और सर मनोज सर, आपसे एक क्वेश्चन है। जी, पहले एक सवाल ले लेते हैं भैया, माइक आ गया तो ऐसे रपेटा ना मारो। हाँ, रिटेल की दुकान है, थोक की नहीं है। थैंक यू। विक्रांत, कोई कैरेक्टर आपने जो प्ले किया और आपको लगा कि इस कैरेक्टर के ये जो डिटेलिंग है, ये जो ट्रेट है, ये बहुत अच्छा है, मैं अपनी लाइफ में लाना चाहूँगा? मैं सच कह रहा हूँ, और सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि मैं मनोज सर के साथ मेरा एक रिश्ता जुड़ा है कुछ सालों से। मैंने ये फिल्म इसीलिए की क्योंकि कहीं ना कहीं जब किताब पढ़ी, जब स्क्रिप्ट मैंने पढ़ी, जब हम फिल्म पे काम कर रहे थे, तो
जो मेरी विचारधाराएं हैं या जो मेरा वर्ल्ड व्यू है वो बहुत मनोज सर से मैच करता है। और मैंने भी थोड़े स्ट्रगल्स देखे हैं। हालांकि मैं शहर का लड़का हूं, तो जो अपना घर बार छोड़ के छोटे शहरों से आते हैं उनके मुकाबले मेरा स्ट्रगल कोई स्ट्रगल था नहीं, लेकिन मेरे अपने स्ट्रगल्स थे। लेकिन सबसे बड़ी स्ट्रगल तब भी थी और आज भी यही है। ये बाहर से लोगों को लगता है कि फेमस आदमी है, थोड़ा बहुत सक्सेस पा चुका है। ईमानदार रहने की जो एक्चुअली लड़ाई होती है ना, वो एक मुकाम पे पहुंचने के बाद शुरू होती है। ये आप सब ने सुना होगा कि सक्सेस को अटेन करना मुश्किल नहीं है, सक्सेस को मेंटेन करना मुश्किल है। और ईमानदारी जो एक ऐसी चीज़ है, वो अगर आप उतार चढ़ाव में अगर उसको अपने दिल के करीब रखेंगे तो आप सक्सेस बिल्कुल पालेंगे। और मनोज सर के जीवन से मैं बहुत ही ज़्यादा एक सिमिलैरिटी देखता हूँ। हम दोनों की विचारधाराएं सेम है, बहुत सारी चीज़ों में हम दोनों एक जैसे ही हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई वेरी स्ट्रांगली फील। तो बहुत कैरेक्टर्स होते हैं जो आपके आसपास होते हैं, जो बहुत होते हैं जो नहीं भी होते हैं। सर क्या आप भी मनोज शर्मा की तरह सीमा टपारिया के दोस्त थे? ये किस्सा सर, भी इन्होंने सुनाया नहीं? ये नहीं, ये मैं नहीं जानता सर। जी, आप वापसी में अभी पूछिएगा इनसे। मनोज शर्मा जी की बहुत अच्छी दोस्त है सीमा टपारिया, जो नजर आती हैं इंडियन मैच मेकिंग में। सर अगर आज सामने मनोज सर आपके सामने ये रियल लाइफ के बबलू पंडित बैठे होते तो आप क्या करते? वाह, पता है, जब मैं मिर्ज़ापुर देख रहा था तो उस समय मैं विक्रांत को जानता नहीं था, और मेरे दिमाग में बार बार ये आता था कि यार ये लड़का इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये दिमाग रख रहा है, ये बता रहा है भाई को क्या करना है, आगे क्या प्लान बनाना है। तो मैं उसी दिन से ये मान के चलता हूँ कि बबलू पंडित द बेस्ट। बबलू पंडित जैसा किरदार निभाना बहुत बेहतरीन चीज़ है। भाई और साहब, असल जिंदगी में कोई बबलू पंडित तमंचे के कारोबार को बढ़ाने की सोच रहा होगा तो एसपी साहब क्या करेंगे? बबलू पंडित बेस्ट थोड़ी बोलेंगे। अभी विक्रांत पे नहीं, बबलू पंडित पे जवाब देना है। सब अगर मैं इसका एक बताना चाहता हूँ, अगर बबलू पंडित मैं होता रियल लाइफ में, यहाँ बैठा नहीं होता, मैं दुम दबा के भाग चुका होता। बताएं मनोज जी। तो मैं ये बता रहा था कि बबलू पंडित को मैं यही बोलूँगा कि वो जो दुनिया है वो दुनिया ख़राब है, वापस आओ। ये दुनिया जो सभ्य लोगों की दुनिया है उसमें वापस आओ। और यहाँ कट्टे तमंचे नहीं चलते, यहाँ पे सिर्फ आपकी भाषा चलती है, आपकी बात चलती है, आपकी ईमानदारी चलती है, सच्चाई चलती है। और वापस आ गया बबलू पंडित भाई, मनोज कुमार शर्मा बन के 12th फिल्म वापस भी तो आया है। जी पूछे। हेलो सर, मेरा हेलो, अरे इस माइक का पेमेंट नहीं हुआ क्या? हेलो हेलो, हाँ हो गया। मेरा क्वेश्चन मनोज सर से है कि सर आपका अंतिम प्रयास में सिलेक्शन हुआ था, तो जो शुरू के जो 3 प्रयास थे, क्योंकि सर मैं भी एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ, और सर जब आर्थिक रूप से कमज़ोर बैकग्राउंड से जब आते हैं और संघर्ष कर रहे होते हैं और चीज़ें अटैम्प्ट पे अटैम्प्ट देते रहते हैं, तो मैं सर उसकी जर्नी पे आपके पहले प्रयास से चौथे प्रयास के बीच की जो हार नहीं मानूंगा सर, ये तो हम सबको पता है, लेकिन उसके बीच की जो मना स्थिति है और उससे जो लड़ने का सवाल मतलब सर मेरे कहने का मतलब है कि जो पहले प्रयास से चौथे प्रयास के बीच के जो लड़ने का साहस था सर, मैं वो कला जानना चाहता हूँ जी, कि वो क्या सोच रहे थे उस समय, वो कैसे फाइट की। मैं आप लोगों को कई बार ये मेरी असभ्यता या क्रूरता लगती होगी कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ सवाल छोटे रखिए। उसकी 2 वजह हैं। एक तो जब आप संक्षिप्त सवाल पूछेंगे तो हम ज़्यादा रिस्पॉन्सेज ले पाएंगे, है ना। तो जो पीछे से अन्याय चिल्ला रहे हैं, है ना, उनके हिस्से भी थोड़ा सा न्याय पहुंचेगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे जी। एक तो पीछे चले जाओ फिर। हाँ, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं ना, उस समय आपके पास बहुत क्लियर विजन होना चाहिए कि हम संघर्ष क्यों कर रहे हैं। महात्मा गांधी ने बहुत क्लियर बोला है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर तुम संघर्ष और लोगों के लिए कर रहे हो तो जीतोगे, खुद के लिए कर रहे हो पर्सनल, तो मुझे नहीं पता जीतोगे कि नहीं। जीत भी सकती हो, नहीं भी जीत सकते। अपने संघर्ष को किसी चीज़ से जोड़ दो ना, कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा करूँगा, फिर आपको साहस अपने आप आ जाएगा। अच्छा, मैं एक लास्ट ऑडियंस से क्वेश्चन लूँगा, उसके पहले मेरा आप दोनों से एक सवाल है। विक्रांत, आपकी लाइफ का डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था व्हेन यू डिसाइडेड कि एक्टिंग ही करनी है, वॉट एवर इट टेक्स? सर एक्टिंग ही करनी थी हमेशा, लेकिन एक बहुत ही स्टैंडर्ड मिडिल क्लास फैमिली से आने की वजह से एक मानसिकता ये थी कि ग्रेजुएशन करेंगे, कुछ साल थिएटर करेंगे,
फिर 24-25 में जब थोड़े मंच से जाएंगे, थोड़ा अनुभव प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद अभिनय की दुनिया में शामिल होंगे। लेकिन मेरे खुद के घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी चैलेंजिंग थी। मेरे भाई जो हैं वो मुझसे 5 साल बड़े हैं, तो जब मेरे 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, उसके ग्रेजुएशन के बोर्ड्स चल रहे थे, तो मैंने अपने पिता के झुके हुए कंधे जब देखे तो मैंने ये निर्णय लिया कि शायद मेरे कॉलेज की भी जो फीस है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, वो इन पे बहुत ज़्यादा बोझ बन जाएगी। तो तब मैंने सर डिसाइड किया कि मैं बाहर जाऊंगा, जो काम मिलेगा वो मैं काम करूंगा, और अपने परिवार के साथ साथ जो मेरी रिक्वायरमेंट्स है वो मैं पूरी करूंगा। मेरा पहला काम था, बम्बई में जुहू एक इलाका है, वो बहुत ही पॉश एरिया है, वहाँ पे समंदर के सामने एक कॉफ़ी शॉप हुआ करती थी। 8 महीने मैं वहाँ पे काम करता था। मैं जैनिटर का काम करता था, फिर जैनिटर का सुपरवाइज़र बना। बाथरूम में हार्पिक लगाना, टिश्यू लगाना, बाथरूम दिन में 4 बार सुखाया है कि नहीं, वो मेरा काम होता था। मेरे को 1200 रुपये महीने के मिलते थे, 200 रुपये का आईडी कार्ड आता था। तो वहाँ से करते, फिर डांस करते करते, फिर जब मैं शामक दावर की ट्रूप में था तो मेरे को मेरा पहला ऑफ़र मिला। तब मैंने रियलाइज़ किया कि 24-25 में जो मैं अनुभव लेने की बात कर रहा हूँ और फिर कैमरे के सामने जाऊँगा, वो मुझे 17 साल की उम्र में ही मिल रहा है। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि जो आप ऑन ग्राउंड सीखेंगे वो अलग ही अनुभव होगा। तो आप टीवी करें, थिएटर वेटर हटाओ, और वैसे भी थिएटर और सिनेमा की दुनिया बहुत अलग है। आप ऑन ग्राउंड जाके टेलीविज़न में काम करो और सीखो। और वो मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था कि मैंने टेलीविज़न में काम करना शुरू किया, क्योंकि जब तक मैं 24 या 25 का बन चुका था, आइडियली जब मैं शुरू करता तो मुझे 7-8 साल का अनुभव हो चुका था। एंड स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस टू सपोर्ट माई फैमिली, जैसे भी सर ने कहा कि संघर्ष को किसी से जोड़ लो, सच में मैं इस चीज़ को मानता हूँ। मैं, जैसे मैंने कहा, मैंने अपने फादर के झुके हुए कंधे देखे थे, मैं उनको दोबारा उठाना चाह रहा था। उन अपने फैमिली, हम लोग अंडा खा के थक गए थे। अंडा फ्राई, भुर्जी, अंडा ग्रेवी, उबले हुए अंडे, वही 4-6 चीज़ें खाते थे। मैं थक चुका था। मैंने कहा कि अभी आर्थिक स्थिति को सुधारना पड़ेगा, अपने आप को सपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो लास्टली कहूँगा, जिस दिन मैंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की, चाहे वो किसी भी तरह से होती, दैट वाज माय ब्रेक थ्रू मोमेंट। मनोज, आपका, मनोज शर्मा का डेयर टू ड्रीम मोमेंट क्या था? मेरा तो एक ही सपना था कि मैं अपने गांव से अपने परिवार को कैसे आगे ले जाऊं, कैसे अपनी छोटी बहन को पढ़ाऊं, कैसे अपने भाई के लिए कुछ करूं। मैं जब पढ़ता था दिल्ली में नेहरू विहार में, तो यही सपना देखता था कि बहन की शादी कैसे करूंगा, कहाँ से करूंगा। उस शादी को मैं अच्छी जगह से करना चाहता था। और हर एक बंदा इस दुनिया में, जितने भी लोग हैं, हम सब लोग, हमारे लिए परिवार बहुत महत्वपूर्ण है। हम परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं। और इसीलिए तुम देखो, इस मूवी में जब माँ को पता चलता है कि मनोज का सिलेक्शन हो गया है, जब लड़का बोलता है कि मनोज का हो गया, मनोज का हो गया, तो पूरी की पूरी जितनी भी PVR आइनॉक्स है, वहाँ सबके आंखों में आंसू आते हैं। क्योंकि हर बच्चा अपनी माँ को बताना चाहता है कि मेरा हो गया माँ। हर लड़की अपनी माँ को बताना चाहती है कि माँ मैंने करके दिखा दिया। तो ये करके दिखाने की जो चीज़ है, वही आपका ड्रीम हो सकता है और वही आपके लिए आगे ले जाने की ताकत हो सकती है। आप उसको किसी भी आदमी से जोड़ सकते हो। कभी किसी के लिए फादर हो सकता है, कभी किसी के लिए माँ हो सकती है, कभी किसी के लिए उसकी प्रेमिका हो सकती है, या दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो मेरा आपसे इतना ही बोलना है, अपने ड्रीम्स किसी और से जोड़ दो। अपने लिए मत सोचो, दूसरों के लिए सोचो, फिर देखो आपको कितना मजा आएगा काम करने में। एक आखिरी सवाल पीछे से विक्रांत मैसी के लिए। जी हाँ, उनको दे दीजिए, बहन जी को दे दीजिए, पूछिए। सर, माइक पास रखिए। मेरा सवाल आप दोनों से ही है कि सफलता के चरमोत्कर्ष पे पहुंचने के बावजूद अभी भी आपको अपने अनफिनिश्ड गोल कौन कौन से लगते हैं? आपको आगे क्या क्या अचीव करना है? थैंक यू। थैंक यू। आप लोगों को लगता है आप लोग अपनी सक्सेस के पीक पर पहुंच चुके हैं? नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं अपने काम के ज़रिए जो मैं करना चाहता हूँ। जो आपका सवाल है उसका जवाब यही है कि एक्टिंग के ज़रिए, अभिनय के ज़रिए मैंने हमेशा जैसे मैंने आपको अपना बैकग्राउंड बताया, मैं कहाँ से आता हूँ। आज रिलेटिवली आप कह सकती हैं कि थोड़ा बहुत सक्सेस, एक मटेरियल सक्सेस बोल लो या प्रैक्टिकल सक्सेस बोल लो, वो हासिल कर लिया है।
अब मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि अपने काम के ज़रिए, अपनी कहानियों के ज़रिए, अपने किरदारों के ज़रिए मैं इस प्रिविलेज को यूटिलाइज करूं, एक कॉमन मैन के लिए उसकी आवाज़ बनने की कोशिश करूं, उसे एंटरटेन भी करूं, बट आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन थ्रू द स्टोरीज दैट आई डू, बिकॉज कहीं ना कहीं आर्ट जो है इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिव ऑफ द सोसाइटी वी लिव इन एंड वाइस वर्सा। तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ आई वॉन्ट टू बी द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन। और अगर मैं वो कर पाऊँ, क्योंकि ये प्रिविलेज मुझे लोगों की वजह से ही मिला है। मेरा 19 साल 20 साल का सफ़र है, मैंने 10 साल टीवी किया, 10 साल सिनेमा में हो गए हैं। अगर लोग मेरे साथ नहीं होते तो मैं आज यहाँ कतई नहीं हो पाता। तो लास्टली अगर इस प्रिविलेज को मैं उनकी आवाज़ बनने में या उनकी कहानियाँ बताने में, अगर मैं जैसे 12th फेल मैंने की, और भी फिल्में करना चाहता हूँ, लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूँ और साथ ही साथ मैं एंटरटेन करना चाहता हूँ। मनोज, कभी भी इंसान ये मान नहीं सकता कि उसको उसका गोल मिल गया है, क्योंकि गोल बहुत बड़ा होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग ये पिक्चर की बात कर रहे थे कि मूवी बनना चाहिए कि नहीं, तो मेरा थोड़ा ये रुख था कि रहने देते हैं, छोड़ते हैं, क्योंकि ग्लैमर है, बाकी चीज़ें हैं, लोग बोलेंगे कि ये ऑफिसर बन के अब क्यों इधर नाम कमाने की कोशिश कर रहा है, क्या कर रहा है। तो फिर वही श्रद्धा आई, जिस श्रद्धा ने पहले मुखर्जी नगर और नेहरू बिहार में मुझे बोला था कि अगर तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं होती यूपीएससी करने की तो मैं कभी नहीं बोलती कि तुम यूपीएससी करो, क्षमता है इसलिए बोल रही हूँ। ऐसे ही फिर श्रद्धा ने बोला कि अगर तुम्हारे पास कहानी है, अगर तुमने संघर्ष किया है, अगर उस संघर्ष से कुछ बच्चे सीख सकते हैं, आगे बढ़ने की प्रेरणा पा सकते हैं, तो क्यों नहीं पिक्चर आना चाहिए, क्यों नहीं इस बात को लोगों के सामने रखना चाहिए। क्या होगा उससे, कुछ लोगों को शायद रास्ता मिल जाए, और इसको भी समाज का जो हम दे सकते हैं उसी रूप में मानना चाहिए। जिस तरह से नौकरी में दे रहे हैं वैसे इसमें भी देना चाहिए, यही हमारा तरीका है देने का, सोसाइटी को कुछ देने का। तो गोल कभी ख़त्म नहीं हुआ है, गोल लगातार जारी है। एक ही चीज़ है, पत्थर जिस तरीके से नदी में गिरा रहता है और लगातार पानी बहता रहता है, वो लड़ता रहता है, चाहे वो कितना ही बड़ा पत्थर हो, छोटा हो जाता है और छोटा हो जाता है। वैसे संघर्ष चिर संघर्ष है, लाइफ में संघर्ष तभी खत्म होता है जब आप चले जाते हैं। संघर्ष करना है तो कोई गोल की बात ही नहीं है, संघर्ष करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। समय की पाबंदी है। अगले मेहमान शैलेश लोढ़ा आ चुके हैं हमारे बीच, पर उससे पहले विक्रांत मैसी, खूब शुभकामनाएं आपको, और मैं उम्मीद करता हूं कि हिंदुस्तान की बहुत सारी अनकही कहानियां आपके ज़रिए लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। मनोज शर्मा, थैंक यू सो मच, यू आर एन इंस्पिरेशन।